हाँ तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल RKLS मैथ क्लास। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से होंगे और अपना पढ़ाई में लगे होंगे। तो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड क्लास 10th का 2025 में जो एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए हम न्यू बैच का स्टार्टिंग कर चुके हैं। आज हम फिजिक्स का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण सिलेबस बताए थे और 1 से लेकर के 9 तक 9 प्रश्न आपको उसमें हम पढ़ाए थे। तो आप अगर उस वीडियो को देख लिए हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लीजिए और प्रयास कीजिएगा कि कॉपी में उसको पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना भी क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट का, प्रकाश का जो परावर्तन है चैप्टर फर्स्ट, उसका जितना भी क्वेश्चन है सभी को बारीकी से मैं करा रहा हूँ। एक एक टॉपिक कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तो अगर आप संपूर्ण क्लास अगर हमसे जुड़ करके शुरू से अंत तक एग्ज़ाम तक अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 2025 के एग्ज़ाम में बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से हम सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का आपका जो 10 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न तक हम बता चुके हैं पार्ट फर्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट सेकंड वीडियो है। तो इसमें आज का क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया है: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तो पहला जो होता है आपका पारदर्शी पदार्थ, किसे कहेंगे? तो वैसा पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। तो देखिए, वैसा पदार्थ होगा जिनमें प्रकाश की किरण आसानी से एक भाग से दूसरे भाग तक आर पार कर जाएगा तो पारदर्शी पदार्थ कहेंगे उसे हम। जैसे मान लीजिए कांच है, कांच का मतलब शीशा। शीशा में प्रकाश तो आर पार कर जाएगा, पानी में भी कर जाएगा, हवा में भी। तो ये सभी आपका पारदर्शी पदार्थ है। सेकेंड नेक्स्ट है आपका अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी क्या होता है भाई? तो वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार यानी बाहर नहीं कर पाते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि। यानी कि वैसा पदार्थ जिनमें प्रकाश एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं पहुंच पाता है उसे हम कहेंगे अपारदर्शी पदार्थ। जैसे में ईंट हो गया, पत्थर हो गया, ये सभी। अगला है आपका 3 नंबर जो है पारभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश का कुछ अंश ही पार कर पाते हैं पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। यानी प्रकाश का कुछ अंश ही आर पार कर पाएगा। जैसे मान लो घिसा हुआ जो कांच रहेगा, घिसा हुआ शीशा, उसमें प्रकाश का थोड़ा थोड़ा अंश ही आर पार कर पाएगा। तेल लगा हुआ कागज होगा तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश आर पार करेगा, पूरा संपूर्ण रूप से पार नहीं करेगा। तो ये सभी आपका पारभासी पदार्थ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको हम MVVI कह सकते हैं, MVVI कह सकते हैं। मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कहा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का डेफिनेशन है कि प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश मान लो आया, किसी वस्तु से टकराया और टकराकर जब लौट गया तो उसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लो हमारे घरों में क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण जो होता है उसको अगर हम सूर्य के प्रकाश की तरफ ऐसे खड़ा करते हैं तो उसमें क्या होता है, सूर्य का प्रकाश टकराता है और फिर वापस लौट जाता है। तो यही जो घटना होता है उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आगे क्वेश्चन है आपका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, MVVI कह सकते हैं।
कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन का आपका 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आगे देख लेते हैं इसका परिभाषा क्या है। तो यहाँ से समझिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये आपका जो आपतित किरण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों का तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा जो पॉइंट है आपका कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये रहा आपका आपतन कोण और ये रहा परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसको I से सूचित करते हैं और इसको R से सूचित करते हैं। अर्थात I बराबर क्या होता है, R। तो याद हुआ। तो परावर्तन का नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R होते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि परावर्तन के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो परावर्तन के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बातें क्या सब है। तो पहला है आपका आपतित किरण। तो किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। ऊपर के चित्र में OA आपतित किरण है। तो किसी भी सतह पर पड़ने वाली जो किरण है उसी को आपतित किरण कहते हैं। ऊपर से हम के चित्र में देख सकते हैं कि OA जो है वो आपतित किरण है। किस प्रकार का दिखता है तो देख लेते हैं। देखिए OA, सॉरी यहाँ पर दूसरा नाम दिया गया है, AB नाम दे दिए हैं ऊपर। तो यहाँ पर O से A तक, यहाँ पर अगर हम A बिंदु दे देंगे यहाँ पर O दे देंगे और यहाँ पर A दे देंगे तो OA। ऊपर के चित्र में OA जो है ये आपका क्या है, आपतित किरण है। ऊपर के चित्र में OA क्या है, आपतित किरण है। चलिए आगे हम समझते हैं आपतन बिंदु। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह होता है, यहाँ पर सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ऊपर के चित्र में O आपतन बिंदु है। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। ऊपर के चित्र में O आपतन बिंदु है। चलिए देखते हैं ऊपर के चित्र में यहाँ पर जो दिखाए थे ये O, यही O जो है ये आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु है। नेक्स्ट है आपका परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। तो जिस माध्यम, जैसे मान लो कि हवा माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ऊपर के चित्र में OB परावर्तित किरण है। ऊपर के चित्र में OB क्या है, परावर्तित किरण है। तो देखिए ये यहाँ पर B होगा और यहाँ पर O होगा। तो ऊपर के चित्र में OB जो है यही परावर्तित किरण है। तो जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में जब लौट जाता है तो उसी माध्यम में लौट गई किरण को यानी OB को हम कहते हैं परावर्तित किरण। अब देख लेते हैं कि अभिलंब क्या होता है। तो अभिलंब जो होता है कि किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। ऊपर के चित्र में ON अभिलंब है। तो ON देखिए यहाँ से ON किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। याद रखिएगा, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो देख लेते हैं ऊपर के चित्र में। तो देखिए आपतित किरण जो है
वो आपतन बिंदु O पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाता है अर्थात कोण I, तो इसी को कहते हैं आपतन कोण। और जब परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है R, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। और आप ये सभी जितना भी प्रश्न है सभी को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम जो है आपको इस चैनल के माध्यम से सभी जितना भी प्रश्न है वो सभी प्रश्न को हम आपको क्रम वाइज कराते हैं, कुछ भी आपको छोड़ते नहीं है। मान लीजिए जैसे आप किसी टीचर का अगर एप्लीकेशन पर क्लास लेते हैं तो जिस तरह से पढ़ाया जाता है उससे भी कहीं हम बेहतर एक एक टॉपिक आपको समझा के पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है आपका, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा परावर्तक सतह जो एक निश्चित नियम के अनुसार प्रकाश को क्या करे, परावर्तित करे, उसे दर्पण कहते हैं। परावर्तित का मतलब क्या? जब प्रकाश को वो एक निश्चित नियम के अनुसार परावर्तित करेगा, यानी टकरा करके दर्पण से लौटाएगा, यानी प्रकाश को परावर्तित करेगा, तभी तो हम उसमें देख पाएंगे। प्रकाश के कारण ही तो हम देख पाते हैं। अब आगे प्रश्न है आपका कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण आपका 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहते हैं, जो कि हमारे घरों में होता है और हम लोग उसमें अपना फेस देखने का काम करते हैं। वहीं हमारे घरों में जो दर्पण होता है वही आपका समतल दर्पण है। और गोलीय दर्पण क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए, समतल दर्पण, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह समतल होगा, जैसे मान लिए इस तरह का, इसका जो ये वाला भाग परावर्तक सतह है और ये है इसका रजतित भाग, ठीक है, ये रंगा हुआ होता है और इधर से हम लोग जो है सो अपना फेस को इधर से देखते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका जो है परावर्तक सतह समतल हो, बिल्कुल समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और ये है आपका रजतित भाग। ये क्या है? रजतित भाग, यानी रंगा हुआ, कलर किया हुआ भाग, इसको बोलते हैं रजतित भाग बोलते हैं। ये कलर किया हुआ होता है और एक तरफ से हम लोग फेस देखते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल दर्पण कहते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो उसे ही हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण कैसा होता है, तो यहाँ से देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का एक भाग होगा, इस तरह से, तो यही जो होता है आपका, ये होता है गोलीय दर्पण। ये गोला का एक भाग होता है। यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये ध्रुव है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है और ये आपका दर्पण है। इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, इसका मतलब जो है, नहीं सॉरी, परावर्तक सतह धंसा हुआ है और उठा हुआ भाग रस्तित है, इसका मतलब ये अवतल दर्पण है। अब ये अवतल उत्तल क्या होता है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का ही क्या है, प्रकार है। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार है, एक अवतल और एक उत्तल। तो समझते हैं। तो आगे है आपका गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण भाई 2 प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। क्या होता है अवतल दर्पण? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तथा उठा हुआ भाग रस्तित हो उसे अवतल दर्पण कहेंगे। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा और उठा हुआ भाग रस्तित होगा, यानी कलर किया हुआ भाग, कलई भाग जो होगा वो होगा उठा हुआ और परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, परावर्तक सतह धंसा हुआ है और उठा हुआ भाग, ये वाला भाग आपका रस्तित है, तो ये आपका अवतल दर्पण हो गया। कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण हो गया, ठीक। और दूसरा उसके बाद आता है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण हम किसे कहेंगे? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तथा धंसा हुआ भाग रस्तित हो, उत्तल दर्पण कहते हैं। टेक्निक से इसको याद रख सकते हैं। उ से होता है उत्तल और उ से हम कह सकते हैं कि उठा हुआ भाग। जब उठा हुआ भाग रंगीन उठा हुआ भाग जो है सो परावर्तक सतह उठा हुआ भाग रहेगा, तो और धंसा हुआ भाग रस्तित होगा, तो उसे हम कह सकते हैं उत्तल। क्या कह सकते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा?
परावर्तक सतह उठा हुआ होगा और धंसा हुआ भाग ये वाला रंगीन किया हुआ होगा, रस्तित होगा, तो इसी को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है वाहनों के हेडलाइट में साइड मिरर के रूप में। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण के रूप में बाल बनाने के लिए। चलिए, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया कि नहीं कुछ? तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से मान लीजिए प्रकाश की किरणें आएंगे और दर्पण से टकरा करके और परावर्तन के बाद लौटने के बाद पुनः जिस बिंदु से मिलेंगे या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को ही, स्रोत को ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो प्रतिबिंब आपका 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी, उसका दूसरा नाम है काल्पनिक भी। तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, वास्तविक प्रतिबिंब। वैसा प्रतिबिंब जो दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में अगर मिल जाए, रियल में मिल जाए, रियल इमेज बन जाए, तो उसको हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा बनेगा? तो उल्टा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा जी? उल्टा बनेगा जी। नेक्स्ट प्रश्न है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनता है। ये सभी बात याद रखना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमारा वो हमेशा सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, आज का आखिरी क्वेश्चन 19 नंबर है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बताइए। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित प्रमुख है। पहला जो विशेषता है वो है कि प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा दर्पण की कहाँ बनता है? पीछे बनता है। सेकेंड पॉइंट है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है ना वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर ही होता है। तीसरा है प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है ना समतल दर्पण में, जैसे हम लोग फेस देखते हैं समतल दर्पण में अपने घरों में, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमारे, जो उसमें छाया बनता है, हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। चौथा पॉइंट है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। हम तो देखते हैं दर्पण की तरफ मुंह करके, लेकिन मेरा फेस सीधा दिखाता है हमारे तरफ, तो यानी कि इससे ये सिद्ध होता है कि प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से यानी हमेशा कैसा बनता है? उल्टा ही बनता है। प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी या काल्पनिक बनता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हम जो आज पढ़ाए आपको समझ में आया कि नहीं, और यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना हेल्पफुल है, कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा।